जय हिंद फ्रेंड्स। मेरा नाम बाबा रामदास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दद्दा की खरी खरी। अब पीछे बैकग्राउंड में आपको ये जो कुटिया दिख रही है बांस की बनी हुई, ये हमारा आश्रम है। ये पीछे जो पेड़ों का झुरमुट है, इसी में एक छोटा सा मंदिर है। तो ये मैं वीडियो आज आश्रम के बाहर खेत में बैठ के बना रहा हूँ। पीछे बैकग्राउंड में मेरा आश्रम दिख रहा है। ये यमुना के किनारे फतेहाबाद कस्बा है, जिला आगरा। तो वहाँ फतेहाबाद से लगभग 8-9 किलोमीटर दूर पारोली सिकरवार गांव में है, यमुना जी के किनारे। जो ये लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे है ना, जब आप आगरा से लखनऊ की तरफ उस पर चढ़ते हैं तो 27 किलोमीटर पे एक एग्जिट है, उसको फतेहाबाद एग्जिट बोलते हैं। तो फतेहाबाद एग्जिट से अगर आप लखनऊ एक्सप्रेस वे से उतर जाएं तो वहां से किसी से पूछ लो, तो पारोली सिकरवार यमुना जी के किनारे। ये मैं इसलिए भी बता रहा हूँ कि भैया मैं क्यों ना, बहुत सारे लोग जब से मैं ये पहलवानों की वीडियो बना रहा हूँ ना, तो मेरे विचारों से और मेरी खरी खरी से कुछ लोग बहुत नाराज है। बोलो साले तू अपना नाम बता, तू अपना नंबर बता, तू अपना एड्रेस बता। तो मैंने कहा आज भाई मैं पहले अपना एड्रेस ही बता दूं और मेरा फोन नंबर भी नोट कर लियो भाई, 7889258317। और भाई किसी ने बहुत बुरा लगता हो तो तन्ना तो मैं बताऊंगा, तो भाई आ जा, यहाँ स्वागत है। यहाँ बढ़िया देसी दूध, देसी घी, देसी सब्जी, देसी खाना, देसी रहन सहन, एकदम ऑर्गेनिक शताब शुद्ध वातावरण में आपका स्वागत करेंगे और आपसे बड़ी स्वस्थ चर्चा करेंगे इस विषय पे। तो साहब, पहलवान जी लोगों का धरना अनवरत चालू है। हालांकि बेचारों को धरने में ना अब फोकस बिल्कुल हट गया धरने से लोगों का, और लोग बाग अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए। उधर देश में राजनीति भी हलचल उठापटक चल रही है। उधर पाकिस्तान में इमरान खान बंद हो गया तो वहाँ पे जो है सिविल वॉर जैसी स्थिति हो गई। फिर अपने यहाँ कर्नाटक में चुनाव हो गया, भाजपा हार गई। यूपी में चुनाव हो गया, उसमें स्थानीय निकायों का चुनाव, मेयर वेयर का, तो उसमें भाजपा जीत गई। तो इस पूरी उठापटक में जी पहलवानों बेचारों का जो धरना था ना, वो गुमसा हो गया। इस बीच कल बहुत एक बड़ी तेज अफवाह फैली कि WFI को भंग कर दिया, कुश्ती संघ को भंग कर दिया, भंग कर दिया, भंग कर दिया। तो कल शाम को मुझे फोन आया, अरे कुश्ती संघ को भंग कर दिया, कर्नाटक का रिजल्ट आते ही भारत सरकार ने कुश्ती संघ को भंग कर दिया। तो मैंने कहा कुश्ती संघ को भंग कर दिया, ये भंग करने वाला कौन आ गया? मैंने कहा भारत सरकार होती कौन है कुश्ती संघ को भंग करने वाली? बोले नहीं, भारत सरकार ने नहीं, IOA ने भंग कर दी। मैंने कहा IOA कौन होती है भाई WFI को भंग करने वाली? तब तक पहलवान जी लोगों ने भी वहां धरना स्थल से बयान दे दिया कि कुश्ती संघ को भंग करा दिया हमने। अरे भाई तुम हो कौन कुश्ती संघ को भंग कराने वाला? IOA की औकात क्या है कि वो कुश्ती संघ को भंग कर देगी? तो जैसे अनपढ़ तुम वैसे तुम्हारे समर्थक। ओ भैया कुछ पढ़ लिख लिया करो। IOA का कॉन्स्टिट्यूशन है उसको पढ़ लो, WFI का कॉन्स्टिट्यूशन है उसको पढ़ लो, गूगल पे सब कुछ अवेलेबल है। WFI एक ऑटोनॉमस बॉडी है, स्वायत्त संस्था है, जो कि सरकार के नियंत्रण से पूरी तरह मुक्त है। तो जब वो सरकार के ही नियंत्रण में नहीं है तो IOA के नियंत्रण में कैसे हो जाएगी भाई? इट इज एन ऑटोनॉमस बॉडी। तो पहले ये ऑटोनॉमस वर्ड क्या होता है, स्वायत्त शासी संस्था क्या होती है, पहले इसको समझ लो कि जिसको अपने निर्णय लेने का, अपना एडमिनिस्ट्रेशन रन करने का अधिकार हो, जो किसी के अधीन ना हो, अपने दैनिक क्रियाकलाप, अपने कामकाज में, अपने गठन में, वो है ऑटोनॉमस। तो फिर IOA क्या है? IOA भी एक ऑटोनॉमस बॉडी है और
एक है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। पहले इस पूरे स्ट्रक्चर को समझ लीजिए कि देश में और दुनिया में खेल संस्थाएं कैसे काम करती हैं। एक है जी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जो पूरी दुनिया में ओलंपिक्स कराती है, और ये जो पूरे दुनिया में जो खेल होते हैं ना, इसको ओलंपिक मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। तो उसकी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, उसको रन करने वाली, दुनिया में खेलों को रन करने वाली एक कमेटी है जिसका नाम है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। उसका मूल उद्देश्य है ओलंपिक को कंडक्ट करना और पूरे विश्व में ओलंपिक मूवमेंट का प्रचार प्रसार करना। अब आईओसी क्या करती है, हर एक देश में जो भी टेरिटरीज और कंट्रीज हैं, उन सब में एक इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन होती है। वो उनकी एक नेशनल ओलंपिक एसोसिएशन, तो जैसे इंडिया में है आईओए, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, उसी तरह हर कंट्री की है। तो ये जितनी भी ये नेशनल ओलंपिक एसोसिएशंस है ना, ये आईओसी से एफिलिएटेड है, और ये आईओए ही भारत की टीम को ओलंपिक में भेजती है। भारत के खिलाड़ी जब ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करते हैं तो उनको वहां पर लेके आईओए ही जाती है। ओलंपिक किसने करा? आईओसी ने। तो ओलंपिक में इंडिया की टीम कौन लेके गया? आईओए। अब आईओए किसको लेके जाएगा? अरे भाई, कुछ एथलीट्स जाएंगे, कोई बास्केटबॉल प्लेयर जाएगी, एक बास्केटबॉल की टीम जाएगी, वॉलीबॉल की टीम जाएगी, फुटबॉल की टीम जाएगी, जिम्नास्टिक्स की टीम जाएगी, जूडो की टीम जाएगी, उसी तरह रेसलिंग की टीम जाएगी। अब आईओए ने रेसलिंग की टीम लेके जानी है, तो रेसलिंग की टीम, उसका मैनेजमेंट कौन करेगा, उसका चयन कौन करेगा, उसकी ट्रेनिंग कौन करेगा, कौन जा रहा है ओलंपिक में, कौन पार्टिसिपेट करेगा, ये पूरा मैनेजमेंट किसके हाथ में है? रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के हाथ में। भारतीय कुश्ती संघ। भारतीय कुश्ती संघ किससे एफिलिएटेड है? यूडब्ल्यूडब्ल्यू से। जैसे भारत का एक कुश्ती संघ है, उसी तरह पाकिस्तान का भी है, उसी तरह बांग्लादेश का भी है, उसी तरह तुर्की का भी है, उसी तरह ईरान का भी है। तो इन सब की एक इंटरनेशनल बॉडी है जिसको यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग, यूडब्ल्यूडब्ल्यू बोलते हैं। पहले इसका नाम फिला था, फेडरेशन इंटरनेशनल ऑफ द लूते, है, फिला बोलते थे उसको, अब उसको यूडब्ल्यूडब्ल्यू बोलते हैं। तो डब्ल्यूएफआई यूडब्ल्यूडब्ल्यू से एफिलिएटेड है, प्लस ओलंपिक एवं सभी गेम्स में पार्टिसिपेट करने के लिए डब्ल्यूएफआई आईओए से भी एफिलिएटेड है, इंटरनेशनल इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन से। तो आईओए का दखलंदाजी डब्ल्यूएफआई में सिर्फ इतनी है कि वो उनको एफिलिएशन देते हैं, मतलब मान्यता देते हैं कि हाँ भाई, हमने मान लिया कि आप ही रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है, अब आप अपना कामकाज करिए, जब हम कहेंगे तब आप ओलंपिक में या एशियन गेम्स में या जितने भी गेम्स होती हैं, सैफ गेम्स हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स हैं, है ना, जो भी गेम्स होती हैं, उसमें आप जब हम बोलेंगे तो आप अपनी टीम बना के भेज देना, हम आपका पार्टिसिपेशन करा देंगे। तो आखिर वो कौन संस्था होगी जो कुश्ती की टीम का चयन करेगी? दैट इज डब्ल्यूएफआई, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। उसको मान्यता दे दी किसने? आईओए ने। तो अब एक छोटा सा डिस्प्यूट हो गया। तो भारत में एक खेल मंत्रालय है, पर खेल मंत्रालय भी कुश्ती के कामकाज में डब्ल्यूएफआई को गवर्न नहीं कर सकता। आप कैसे कुश्ती करा रहे हो, किसका चयन कर रहे हो, कैसे नेशनल चैंपियनशिप करा रहे हो, आपने कैसे अपनी टीम का चयन किया, कुश्ती में कौन खेलने जाएगा ओलंपिक में या एशियन गेम से या किसी टूर्नामेंट में, इसमें भारत सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। क्यों? क्योंकि डब्ल्यूएफआई एक ऑटोनोमस बॉडी है। पर मान लीजिए एक विवाद हो गया, तो उस विवाद में
भारत सरकार ने आईओए से कहा कि जब तक इनका ये विवाद नहीं सुलझ जाता, आप जो है कुश्ती संघ की गतिविधियों को तब तक देख लीजिए, जरा आप चला दीजिए। इससे पहले एक 5 सदस्यीय कमेटी बनाई थी, जिसको ओवरसाइट कमेटी बनाए थे, भारत सरकार ने बनाई थी ना, जो कि ये पहलवानों के आरोपों की जांच कर रही थी, प्लस कुश्ती संघ के सारी एक्टिविटीज को करा रही थी। तो उसी ओवरसाइट कमेटी ने एशियन चैंपियनशिप में टीम भेजी थी लड़ने के लिए, उसी ओवरसाइट कमेटी ने ही ट्रायल्स कराए थे। अब ओवरसाइट कमेटी की मियाद पूरी हो गई, विवाद अभी भी नहीं सुलझा, तो अब भारत सरकार ने क्या किया कि एक एडहॉक कमेटी बना दी, जिसमें 3 सदस्य बना दिए कि भैया जब तक इनका इलेक्शन नहीं हो जाता, एक तो आप 45 दिन में इनका इलेक्शन करा दीजिए, और तब तक के जो भी कामकाज इनके पेंडिंग है या जो भी होने हैं, उनको आप सुपरवाइज कर दीजिए। भारत सरकार ने एडहॉक कमेटी को यह अधिकार दे दिया है, पर वो सिर्फ कामकाज जो बचा खुचा है वो कराएगी और अपने ऑब्जर्वेशन में चुनाव कराएगी। डब्ल्यूएफआई को भंग करने का अधिकार आईओए के पास या भारत सरकार के पास नहीं है। अच्छा, कौन फिर भंग कर सकता है साहब डब्ल्यूएफआई को? डब्ल्यूएफआई की एक एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है ना, एक समिति होती है जो उसका संचालन करती है, जिसमें एक अध्यक्ष, 4 वाइस प्रेसिडेंट, एक सेक्रेटरी जनरल, 4 असिस्टेंट सेक्रेटरी, जैसे ना एक ट्रेजरर, मतलब कि 11, 15, 21 लोगों की एक कमेटी होती है ना, जैसे किसी भी संस्था को चलाने के लिए। उसी तरह मान लीजिए भारत डब्ल्यूएफआई को चलाने के लिए 11 सदस्यों एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। सिर्फ वो एग्जीक्यूटिव बॉडी ही डब्ल्यूएफआई को भंग कर सकती है। या मान लीजिए, अच्छा, प्रेसिडेंट का चुनाव हो गया 4 साल के लिए, अब आप प्रेसिडेंट को हटाना चाहते हैं, तो जैसे अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है ना किसी सरकार के प्रति, उसी तरह एग्जीक्यूटिव बॉडी के मेंबर्स और सारे एफिलिएटेड बॉडीज के जितने मेंबर्स होते हैं, वो मिलके प्रेसिडेंट के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर उसको उसके पद से हटा सकते हैं। पर कौन हटाएगा? डब्ल्यूएफआई की एग्जीक्यूटिव बॉडी के मेंबर ही हटाएंगे, भारत सरकार नहीं हटा सकती। हे चलो तुम फलाने कान पकड़े बाहर कर दिया, अध्यक्ष जी चलो बाहर हो गए, डब्ल्यूएफआई भंग कर दी, नहीं। डब्ल्यूएफआई को भंग करने का अधिकार भी सिर्फ डब्ल्यूएफआई को ही है। अब बाकी ये आईओए हो गई या यूडब्ल्यूडब्ल्यू हो गई, ये भी इंटरफेयर नहीं कर सकते। ये सिर्फ आपको एफिलिएशन दे सकते हैं कि हाँ जी आपने डब्ल्यूएफआई बनाई, हम आपको मान्यता देते हैं, या अगर हम संतुष्ट नहीं है तो हम मान्यता नहीं देंगे। तो ये भी सिर्फ इतना ही कर सकते हैं कि जी आपने जो इलेक्शन कराया था, हम उससे संतुष्ट नहीं है, हम आपको मान्यता नहीं देते, या हमने आपको अब तक मान्यता दे रखी थी पर आपके क्रियाकलाप सही नहीं है, आप करप्ट है, ये है वो है, जो भी है, हम आपको मान्यता नहीं देते। इसी तरह अब आप, क्योंकि आईओए या भारत सरकार या यूडब्ल्यूडब्ल्यू या आईओसी, कोई भी डब्ल्यूएफआई को भंग नहीं कर सकता, डिसॉल्व नहीं कर सकता। एम आई क्लियर? तो पहलवान जी लोगों, धरना जीवियों, आपको बहुत जान के निराशा होगी कि डब्ल्यूएफआई को किसी ने भंग नहीं किया है। हाँ, डब्ल्यूएफआई का 4 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। इसी 7 मई को इलेक्शन होने वाले थे, जो कि आप लोगों ने धरना दे के रुकवा दिए। तो अब भारत सरकार ने एक एडहॉक कमेटी बना दी है, जिसमें आईओए के 3 मेंबर्स हैं। वो अपने देख रेख में जिस दिन से कॉन्स्टिट्यूट हुई है, उस दिन से 45 दिन के अंदर चुनाव करा लेंगे। अब आईओए की उस एडहॉक कमेटी को भी बने हुए मेरे हिसाब से 17-18 दिन हो चुके हैं, मतलब 20 दिन के लगभग हो चुका है। अगले 20 दिनों में डब्ल्यूएफआई का चुनाव हो जाएगा। उस चुनाव में जितने भी कुश्ती संघ हैं देश के, राज्य कुश्ती संघ,
उन सब के 2-2 लोग वोट डालेंगे। कुल 27 बॉडीज एफिलिएटेड हैं WFI से, स्टेट बॉडीज, वो मिलके अपना अध्यक्ष चुनेंगी। वो अधिकार उनसे कोई नहीं छीन सकता। IOA सिर्फ चुनाव का आह्वान करेगी, एक डेट फिक्स कर देगी, भैया फलाने होटल में फलाने शहर में इतनी तारीख को आइए, हम WFI का चुनाव करा रहे हैं। जिसको जिसको अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहा है, वो जैसे नॉमिनेशन फाइल होता है ना MLA MP या किसी भी चुनाव के लिए, ऐसे ही एक नॉमिनेशन फाइल करेगा एक वहां पर IOA चुनाव अधिकारी, और अपने एक केंद्र सरकार का एक नुमाइंदा, रिप्रेजेंटेटिव, एक ऑब्जर्वर। तो एक IOA का ऑब्जर्वर होगा, एक केंद्र सरकार भारत के खेल मंत्रालय का ऑब्जर्वर होगा। उनके सामने कोई एक चुनाव अधिकारी होगा, उसके सामने 1, 2 या 3 या जितने भी लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं वो अपना अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। अगर कोई नहीं होगा तो सर्वसम्मति से चुनाव हो जाएगा। अगर एक ही कैंडिडेट मान लीजिए आता है सामने, एक से ज्यादा आ गया तो चुनाव होगा, बाकायदा वोटिंग होगी। वोटिंग में वोट कौन डालेगा? स्टेट कुश्ती संघों के पदाधिकारी। हर कुश्ती संघ के 2 वोट हैं। तो भैया अगर आप में से किसी को बहुत चिल्ल मच रही है, अगर आप लोगों में से भी किसी को अगर अध्यक्ष बनना है कुश्ती संघ का, तो भैया आ जाओ, किसी स्टेट बॉडी, राज्य कुश्ती संघ से मनोनीत होके आ जाओ, चुनाव लड़ लो, वोट ज्यादा ले लो और जीत जाओ और अध्यक्ष बन जाओ। अगर नहीं कर सकते हो तो धरना दिए बैठे रहो। 20 दिन के अंदर चुनाव हो जाएगा, नया अध्यक्ष बन जाएगा। वो मेरे को भी पता है और आपको भी पता है कि कौन बनेगा। ब्रजभूषण सिंह तो बन नहीं सकते क्योंकि उनके तो 3 टर्म पूरे हो गए। अब जो भी बनेगा वही बनेगा जिसके पास मेजॉरिटी ऑफ वोट्स होंगी, और वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि किसके पास हैं। तो नाई रे नाई कितने बाल, बोला 20 मिनट में आपके सामने ही आ जाएंगे। तो WFI का अध्यक्ष कौन बनेगा 20 दिन में आपके सामने आ ही जाएगा। इसलिए जो गर्मी उठ रही है देही में, उसको थोड़ा शांत रखो। एक और बहुत तेज अफवाह फैली कि ओहो पहलवानों ने जो है टाटा मोटर्स से कुश्ती की एफिलिएशन खत्म करा दी। अब टाटा मोटर्स ने कुश्ती से हाथ खींच लिया है। हालांकि पहलवान जी लोगों की, धरनाजीवियों की कोशिश तो पूरी है कि टाटा मोटर्स जो है रेसलिंग को सपोर्ट करना बंद कर दे। मैंने कहा भाई कुश्ती की सेवा कर रहे हैं, हर आदमी का सेवा का ये अलग अलग तरीका होता है। इन्होंने कुश्ती का सत्यानाश करके ही सेवा करने का बीड़ा उठाया, कर लो भाई तुम वो भी कर लो। बाकी 17 तारीख से पटियाला में और बालगढ़ में एशियन चैंपियनशिप जो होने जा रही है अंडर 17 और अंडर 23 की, उसके सिलेक्शन ट्रायल्स रख ही दिए हैं। वो एडहॉक कमेटी करा रही है। उसमें 2 टूर्नामेंट डायरेक्टर्स, एक ज्ञान सिंह जी और एक अशोक गर्ग जी हैं। ये दोनों जो हैं, इनकी नियुक्ति में एक झोल है कि ये दोनों क्वालिफाइड नहीं है टूर्नामेंट डायरेक्टर बनने के लिए। इसके बावजूद IOA की जो एडहॉक कमेटी है उसमें बाजवा साहब ने इन दोनों को टूर्नामेंट डायरेक्टर बना दिया है। और इसकी बड़ी चर्चा है कि ये DG साई की करतूत है, करतूत। DG साई ने की कोई नस इन पहलवानों ने, धरनाजीवियों ने दबा रखी है, और वो उस नस को दबा के अपने अनर्गल काम करवा रहे हैं। और जैसा कि मैं हमेशा आरोप लगाता हूं कि ये पूरा तमाशा DG साई का किया धरा है, और अब ये धरनाजीवी पहलवान DG साई को अपनी उंगलियों पर नचा रहे हैं और ऐसे उल्टे सीधे काम करा रहे हैं। तो सब ये है कल की लेटेस्ट रिपोर्ट। एक और बड़ी मजेदार चर्चा चल रही है कि अब धरने का जो संचालन है ना, वो चला गया है खाप पंचायतों के हाथ में। और पहलवान जी लोग, मैं जैसे हमेशा से 4 दिन से बोलता रहा हूं कि ये
अब इनको धरने से भागने का मौका नहीं मिल रहा, क्योंकि खाप पंचायतों ने स्पष्ट कर दिया है कि भाई देखो, या तो हमको इन्वॉल्व नहीं करना था, अब चूंकि तुमने हमें इन्वॉल्व कर लिया तो अब तो धरना तो हमारी मर्जी से खत्म होगा, क्योंकि हमारी पगड़ी भी इन्वॉल्व होगी, अब सिर्फ तुम्हारा मैटर नहीं है। या तो हमें बुलाते नहीं तुम, पर तब तो तुमने चिल्ला चिल्ला के पीले चावल बेच के इन खाप वालों को बुलाया कि प्लीज आ जाओ, प्लीज आ जाओ। फिर याद है विनोद फोगाट जी ने बयान दिया था कि कुछ नहीं जी, सुप्रीम कोर्ट ना हम कुछ ना मानते, तो हमारे तो जो बड़े बुजुर्ग खाप डिसाइड करेगी, हम तो वो करेंगे। तो अब जी खाप का डिसीजन तो यो है कि बैठे रहो, धरने पे बैठे रहो, जब तक ब्रजभूषण अरेस्ट नहीं होता तब तक बैठे रहो। पर एक उसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जी, ब्रजभूषण अरेस्ट होता नहीं, क्यों? अरे भैया, आपने अरेस्ट होने लायक कोई आरोप ही नहीं लगाया। बाय गॉड भाई साहब, इन लोगों ने जो आरोप लगाए हैं ना, बाय गॉड, वो आरोप लेके अगर कोई आम आदमी अगर थाने में चला जाए ना, तो थाने वाले पीट के भजा दे, भाज अड़त, हमारा टाइम वेस्ट करने आ गया, ये भी कोई आरोप है? भाई साहब, ऐसे ऐसे आरोप लगा रखे हैं जो हास्यास्पद है, जिन पे कोई कार्रवाई बनती ही नहीं। और मेरे पास जहां तक सूचना है कि ब्रजभूषण शरण सिंह जी के पास अपनी बेगुनाही के 1000 सबूत हैं कि उन पे ये जितने आरोप लगाए हैं। एक तो आरोप सब ना हास्यास्पद है, मैंने कहा, अगर आप वो आरोप मैं अगर आपको अभी पढ़ के सुना दूं तो आप भी हंस पड़ेंगे कि यार ऐसे आरोप इतने बेवकूफाना, इतना मतलब ऐसे मतलब ऐसे नॉन सीरियस एलिगेशंस भी कोई लगाता है क्या? तो मैं बता रहा हूं कि अगर ये एक नॉर्मल केस रहा होता ना, तो पुलिस वाले थाने से भगा देते। इतने हास्यास्पद आरोप लगाए गए और उस पर कोई प्रूफ नहीं है। भाई आरोप तो लगा दिया, कोई प्रूफ तो दोगे? प्रूफ कोई नहीं है। और उधर ब्रजभूषण सिंह जी के पास अपनी बेगुनाही के 1000 सबूत है, और वो सारे सबूत उन्होंने दिल्ली पुलिस को सबमिट कर दिए हैं। अब दिल्ली पुलिस की समझ में नहीं आ रहा कि भैया इसमें क्या करें। इसमें तो आज तक ब्रजभूषण के खिलाफ एक भी मामला, एक भी सबूत, एक भी एलिगेशन प्रूव होने लायक या लगने लायक भी कोई प्रूफ नहीं है। और इधर ये कह रहे हैं कि उसको गिरफ्तार करो, जब तक गिरफ्तार नहीं होता तब तक हम उठते नहीं। अरे भैया, गिरफ्तार होने लायक यार तुमने कोई आरोप ही नहीं लगा रखा, कैसे दिल्ली पुलिस गिरफ्तार? अच्छा, अगर कोई जरा सी भी बात होगी तो वो कोर्ट में चले जाएंगे, उनको वो एंटिसिपेटरी बेल मिल जाएगी, तुम्हारा पर्पस तो फिर भी नहीं हल होता। आपने बोल दिया बैठे रहो, बैठे रहो भाई, दुनिया भी देख रही है, कब तक बैठोगे? अब इसमें एक सवाल ना मेरे मन में बार बार आता है, मैं जब इस पूरे घटनाक्रम को एनालाइज करता हूं ना, तो आखिर ये पहलवान इस चंगुल में फंस कैसे गए? पहले राजनीतिक पार्टियों के चंगुल में, हुड्डा साहब और दीपेंद्र हुड्डा जैसे लोगों के चंगुल में, और अब इन खाप पंचायतों के चंगुल में कैसे फंस गए ये भोले भाले जीव? इन्होंने इन लोगों को मतलब हुड्डा साहब को यूज कर लिया, या इन पॉलिटिकल पार्टियों और खाप ने इन पहलवानों को यूज कर लिया? इस पे हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे कि असल में ये राजनीति या ये घटनाक्रम हुआ कहां से, इसका मूल कारण क्या था, आखिर पहलवान इस दुष्चक्र में फंसे कैसे और अब निकलेंगे कैसे? आखिर इस दुष्चक्र से निकलने का कोई रास्ता भी तो निकालना पड़ेगा ना, रास्ता भी तो हमने निकालना पड़ेगा। खाप पंचायतों का तो कोई मूड नहीं है, वो तो पहलवानों को पूरी तरह यूज कर रहे हैं। बोला वहीं पड़े रहो 42 डिग्री में, अब अगले 3 दिन में तो 45 डिग्री टेम्परेचर दिखा रहा है, उस तपती हुई दिल्ली की सड़क पे पड़े रहो। हम तो यहाँ मैं तो यहाँ इस आश्रम में रहता हूँ, चारों तरफ देखिए इतने पेड़ हैं, घनी छाया है,
इसके बावजूद इतनी गर्मी है, लू चल रही थी आज दिन में। तो भैया दिल्ली की सड़कें, दिल्ली तो कंक्रीट का जंगल है, वहाँ तो एकदम भट्टे की तरह तप रहा होगा। वहाँ पड़े हैं बेचारे पहलवान जी लोग, रोज कभी थानों के चक्कर लगा रहे हैं, रोज शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वहाँ पे एक टेंट में पड़े हैं। सब ठीक है, हम भी देख रहे हैं कब तक पड़े रहते हैं। बहुत जल्दी अगली वीडियो के साथ इसको एनालिसिस करेंगे कि इस दुष्चक्र में पहलवान फंसे कैसे और अब इसमें से निकलने का रास्ता क्या है। इस पर अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।